Hello everyone, welcome back to my Destiny class A Way to Success. I am Sanjana. Today we will discuss about topic nature of multilingualism, differential status of Indian language classroom part 2. In part 1 we have discussed about the meaning of multilingualism, definition, types, and after that advantages, and then we have discussed about some of the useful tips from that we can easily learn a second language. Now today we will continue that topic. स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम जो है उसके अकॉर्डिंग अब हम क्या देखेंगे, इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम का स्टेटस क्या है। इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम के अंदर सबसे पहले आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। हम लोग इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के अंदर क्या था, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो था उसको यूज किया गया था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था, इसके अंदर हम लोग 3 भाषाएं यूज कर सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। इसमें से एक हिंदी हमारी मातृभाषा, इंग्लिश, और कोई भी रीजनल लैंग्वेज। हर रीजन की भी अलग अलग लैंग्वेज होती है ना। पंजाब की पंजाबी है, तो पंजाब के टीचर्स थे वो हिंदी भी यूज कर सकते हैं, इंग्लिश भी यूज कर सकते हैं और पंजाबी यूज कर सकते हैं। गुजरात है, गुजरात के अंदर हिंदी, इंग्लिश, गुजराती उनकी रीजनल लैंग्वेज गुजराती है। और वेस्ट बंगाल में जैसे बंगाली यूज होती है, लाइक दैट ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश। सेकंड है हमारा डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश। अब इंग्लिश तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, हर जगह यूज होने वाली इंग्लिश है। अब हर कोई चाहता है कि हमारा जो बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े उससे उसको अच्छी इंग्लिश आएगी। इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया जाता है। मोर फोकस ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड आता है रीजनल लैंग्वेज एम्फेसिस। रीजनल लैंग्वेज एम्फेसिस। अब किसी किसी को होता है कि नहीं, मेरा बच्चा तो जो हमारे रीजन की लैंग्वेज है उसी में पढ़ना चाहिए। अगर पंजाबी है तो इसको पंजाबी मीडियम में पढ़ाओ। अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल। बायलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल में क्या है, जो टीचर है 2 लैंग्वेजेस भी यूज कर सकता है और मोर देन 2 भी यूज कर सकता है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए। पूरी क्लास को देखते हुए टीचर को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिफ्थ आता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। फिफ्थ आता है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब क्लास में इतने सारे बच्चे होंगे, सबका कल्चर डिफरेंस तो आएगा। कल्चर अलग है तो उनकी जो लैंग्वेज है उसमें भी डिफरेंस आएगा। तो बहुत सारे हम लोग को क्या है, हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके सबके कल्चर अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, तो सबकी इक्वली रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये था स्टेटस ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। उसके बाद आता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मस्ट इंश्योर दैट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए, द टीचर्स इन द स्कूल आर प्रोफिशिएंट इनफ। अब जो टीचर है, जो
पढ़ा रहा है उसके पास प्रॉपर नॉलेज स्किल होनी चाहिए। प्रोफिशिएंट इनफ का यहाँ पे क्या मतलब है, उसके पास भी प्रॉपर जो है स्किल, प्रॉपर नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए, तभी वो बच्चे को अलग अलग भाषा पढ़ा पाएगा। डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम इज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड बाय वन एंड ऑल। अब क्लासरूम में अगर डाइवर्सिटी है तो उसकी सभी रेस्पेक्ट करेंगे, ये नहीं ये हमारे इसका कल्चर अलग है, नहीं इसको अलग कर दो, ऐसा नहीं, सभी उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट होनी चाहिए उसकी। आफ्टर दैट स्कूल का क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई नया बच्चा आ रहा है अपने नए कल्चर के साथ आ रहा है तो उसका क्लास में अच्छे से वेलकम होना चाहिए, उसकी तरफ भी अटेंशन होनी चाहिए, क्लास में उसका भी उतना ही ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे बाकी बच्चों का ध्यान रखा जा रहा है, और उसकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सभी का पॉजिटिव एटीट्यूड। उसके बाद आता है कि जो भी बच्चे के जो भी होम कल्चर है, उसके जो भी घर के कल्चर है वो तो हर बच्चा वही फॉलो करेगा। हम भी हैं, अगर हमारे घर के जो कल्चर है हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, अपने घर की लैंग्वेज है उसको फॉलो करते हैं जब तक हमें पता नहीं कि क्या चल रहा है स्कूल में क्या नहीं, तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो उसको तुत्कारना नहीं चाहिए कि नहीं तेरी तुम्हारी ये कौन सी भाषा है, तुम्हारा ये कौन सा कल्चर है, इसको नहीं देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्लासरूम के अंदर। उसके बाद आता है अब जो बच्चा है वो क्या होता है उसकी, कि उसकी कुछ कुछ ऐसी भाषाएं होती है कुछ बच्चों की जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, रिटन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बच्चे को अभी वही आ रही है, तो उसकी जो है जो उसकी लैंग्वेज है उसको वो तो एक्सेप्ट करनी ही है सबको, उसकी वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करनी है, उसके साथ साथ और क्या करना है, उसको जो नई भाषा है उसको सीखने में उसकी हेल्प करनी है। इसमें हम यहाँ मैं लिख देती हूँ आपके लिए, एक्सेप्ट होम लैंग्वेज एंड होम लैंग्वेज उसकी एक्सेप्ट करनी है, और हेल्प हिम टू लर्न अनदर लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आता है अब क्लासरूम जो है उसके अंदर अगर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, अलग अलग भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं, तो उसके लिए ऑब्वियस है मल्टीकल्चरल बुक्स भी होंगी, मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल दोनों बुक्स होंगी। ठीक है, तो उसका प्रॉपर लर्निंग जो मटेरियल है वो क्लासरूम में होगा, मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल। उसके बाद आता है मल्टीलिंगुअल कंट्री एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। अब मल्टीलिंगुअल कंट्री है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या है। अब मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है तो उसके अंदर मोनोलिंगुअल सॉल्यूशन ऑब्वियस है वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। अब जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक सोसाइटी है उसके अंदर लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, तो एक यहाँ पे है उसको एक ही भाषा आती है, तो सामने वाला जो है उस वो अगर अच्छा सा सॉल्यूशन देगा लेकिन अगर उसकी भाषा में बात नहीं करेगा तो उसको मजा नहीं आएगा, जो सॉल्यूशन है उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, चाहे वो सेम सॉल्यूशन उसकी भाषा में बोलेगा ना तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि हाँ ये ठीक बात कही इसने, लेकिन अगर वो दूसरी भाषा यूज करेगा उसको अपना ही नहीं लगेगा, तो यहाँ पे मोनोलिंगुअल सॉल्यूशन जो है वो काम नहीं करेंगे। मल्टीलिंगुअल जो सोसाइटी है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है उसको मल्टीलिंगुअल सॉल्यूशंस ही चाहिए। अब क्या किया गया था कि मोनोलिंगुअल सॉल्यूशन जो थे ना उसको प्रोवाइड करवा दिया गया था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया तीन भाषाओं वाला, जिसके अंदर हिंदी भी थी, इंग्लिश थी और कोई भी रीजनल लैंग्वेज थी, लेकिन ये भी कोई काम नहीं करा। अगर इनको थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भी प्रोवाइड करवा दिया गया था लेकिन ये भी सही से काम नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर एक चीफ मिनिस्टर्स की एक एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी अगस्त 1961 के अंदर। उसके अंदर क्या कहा गया था कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है इसको अडॉप्ट किया जाएगा, इसको यूज किया जाएगा थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला,
लेकिन बाद ये भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं किया था। उसके बाद क्या हुआ था, कोठारी कमीशन आया था 1964 टू 1966। तो उन्होंने क्या किया था कि इसको मॉडिफाई किया था, इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए थे। तो जब वो चेंजेस सबने एक्सेप्ट किए तो उसके बाद ये एक्सेप्ट हो गया था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। उसके बाद आता है रोल ऑफ लैंग्वेज पॉलिसी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज पॉलिसी का क्या रोल है, जिसके अंदर मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको भी अच्छे से उसकी भी इज्जत की जानी चाहिए। उसके अंदर रिस्पेक्ट फॉर ऑल लैंग्वेजेस, इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जितनी भी भाषाएं कोई भी बोल रहा है सबकी इक्वल रिस्पेक्ट की जाएगी, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। लैंग्वेज फ्लरिश इन ईच अदर्स कंपनी, इसके अंदर क्या है कि जो भाषा है एक दूसरे को सिखाने से, एक दूसरे की कंपनी में सीखने से ज्यादा फलती फूलती है। एक को हम सिखाएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से सीखेगा, अपनी दोस्तों की कंपनी में ज्यादा अच्छे से सीखी जाती है। कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, अब अगर किसी का जो कल्चर है, अगर उसकी जो भाषा है वो अलग है, तो उसको ये नहीं कि नहीं मेरा कल्चर अलग है, नहीं, उसको प्राउड फील होना चाहिए, प्राइड मोमेंट है कि हाँ मेरा कल्चर है, उसको प्राइड फील होना चाहिए। सिर झुकाए नहीं जाना चाहिए किसी के सामने कि नहीं हमारा कल्चर अलग है, हम कैसे जाए, नहीं, प्राइड फील होना चाहिए। उसके बाद है लर्न बेटर इन अर्ली ईयर्स। अब जैसे कहा जाता है बच्चे को शुरुआत में जो सिखा दिया जाए ना, वो बच्चा ज्यादा अच्छे से सीख सकता है। तो ऐसे ये है लर्न बेटर इन अर्ली ईयर्स, जो बच्चे को शुरू से ही जो है उसको सिखाना चाहिए कि अलग लैंग्वेज जो है बोली जाएगी तो वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएगा। लर्न बेटर इन अर्ली ईयर्स। उसके बाद आते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फैसिलिटेट लर्निंग टू रीड विद मी। अब सिर्फ ये नहीं है कि भाषा सिर्फ रीडिंग सिखा दी, हाँ रीड कर लो हो गया, नहीं, रीडिंग के साथ साथ उसको मीनिंग भी आना चाहिए, इस चीज का क्या मतलब है, शुरुआत से ही उसको ऐसे सिखाना चाहिए तो उसकी जो लर्निंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। सेकंड आती है ओरल स्किल डेवलपमेंट। ओरल स्किल डेवलपमेंट में क्या है, उसकी ओरल स्किल ज्यादा अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। अब जैसे आप देखते हैं एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है तो अभी 3-4 साल का है, प्ले ग्रुप में जा रहा है बच्चा, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड्स बोल नहीं पा रहा है, अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो वो स्कूल जाएगा, जब सबके साथ बात करेगा तो उसकी ओरल स्किल जो है डेवलपमेंट होगी, वो भी उसके साथ जोड़ जोड़ के वर्ड्स पढ़ना सीखेगा। उसके बाद है पीर इंटरेक्शन। अपने पीर, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड सर्कल के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ना, तभी वो उनसे बच्चे जो हैं वो बड़ों से उतना नहीं सीखते जितना अपने दोस्तों से सीखते हैं। वो जैसे करेंगे वैसे ही करेगा। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चा अभी सही से पूरा अक्षर बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो स्कूल जाएगा देखेगा और बच्चे जो हैं वो पूरा सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल प्ले ग्रुप का दिया है, वो देखेगा कि पूरे पूरे सेंटेंसेस बोल रहे हैं बच्चे, तो उनको देख के वो और सीखेगा। वो क्या है, पीर इंटरेक्शन है। उसके बाद है फ्री प्ले। खेल कूद में जितना बच्चा सीख लेगा वो सबसे अच्छा है। खेलते खेलते घर में भी ऐसे ही होता है, शुरुआत से खेलते खेलते वो घर में जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो इजीली सीख सकेगा। इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड चाइल्ड, बच्चे का टीचर के साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो टीचर ही उनको बताएगी, स्कूल में जो गलती कर रहे हैं टीचर उनको बताएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। तो बच्चे का टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से अगर ज्यादा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो वो नॉर्मल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्मल है, यूज करनी चाहिए सबको। लिटरेसी इन मदर टंग, शुरू से ही बच्चा जो है वो क्या है अपने घर की भाषा के अंदर सीखा है। तो ऐसा नहीं है कि जो उसकी उनकी जो घर की भाषा है वो उसको बिल्कुल आए ना, उसको बस शुरू से बस कुछ और सिखाओ, नहीं, उसको जो मदर टंग है उसकी उसमें भी पढ़ना लिखना आना चाहिए, जरूरी है। मल्टीलिंगुअल बुक्स, अगर मल्टी
मल्टीलिंगुअल भाषा, मतलब अलग अलग तरह की वो भाषा सीख रहा है, तो उसके लिए उतना मटेरियल होना भी उसके पास जरूरी है, अलग अलग तरह की बुक्स भी उसके पास होनी चाहिए उसी भाषा की, तभी वो अच्छे से और सीख पाएगा। उसके बाद आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या है। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है मतलब उसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे, डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। फ्री अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द नॉलेज, अब बच्चे जैसे एक दूसरे से अगर सीख रहे हैं तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है, फ्री अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरी भाषा सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। दे कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आती है फीलिंग्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। अब कभी कभी क्या आता है, कुछ और वो नई भाषा सीखते हैं तो वो सोचते हैं कि हाँ पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम तो बात कर सकते हैं, हम तो हर किसी से बात कर सकते हैं, तो ये फीलिंग्स ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप। फिर आती है लर्निंग प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स। अब कभी कभी क्या होता है कि इतना सब कुछ सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ सिचुएशन हो जाती है कि यार ये कैसे सीखे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी ये कॉम्प्लेक्स है सिचुएशन थोड़ी सी, ये प्रोसेस जो है लर्निंग का इसका कॉम्प्लेक्स है। फिर आता है लर्निंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। अब पहले से ही आती है इतनी भाषा जितनी हमें जरूरत है, वो सब आ रहा है, लेकिन उसके बाद हम और सीखना चाह रहे हैं तो क्या है, हमारा कभी कभी ऐसा लगता है बहुत टाइम लग जाता है, टाइम हमारा वेस्ट भी हो रहा है, ऐसा लगता है, वेस्टेज ऑफ टाइम। ग्रोथ ऑफ नॉलेज एंड लिबरल एटीट्यूड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट की अगर अब उसने बहुत सारी लैंग्वेज सीख ली, इसमें पॉजिटिव क्या है कि उसकी ग्रोथ हुई नॉलेज की, नॉलेज तो बढ़ेगी ना अगर अलग कुछ सीखा, और साथ में जो है स्टूडेंट्स जो है एकदम फ्रीली फील करते हैं, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है बच्चों का, दे फील फ्रीली। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। अब टीचर का रोल क्या क्या है। टीचर नीड टू फर्स्ट इन द लिबरल माइंडसेट। सबसे पहले तो टीचर का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि मुझे बच्चों को क्या सिखाना है, मुझे बच्चों को किस लिए मोटिवेट करना है। माइंडसेट ऑफ टीचर, टीचर का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है टीचर जो है वही बच्चों को एनकरेज करेगी, वही उनको फोर्स करे, फोर्स नहीं, उनको बस एनकरेज करना है कि आपके ये बेनिफिट्स हो सकते हैं दूसरी लैंग्वेज सीखने के, उनको जो है टीचर उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे, मोटिवेट करेंगे। उसके बाद है टीचर जो है अब जो भाषा है उनकी उसी पे कुछ भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, कोई फंक्शन या कुछ भी फंक्शन ले लेते हैं, कुछ क्लासरूम में फंक्शन ऑर्गेनाइज करवा दिया उन्हीं की भाषा पे, ठीक है। फिर आता है टीचर, जैसे अभी मैंने बताया कुछ फंक्शन अरेंज करवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, उसके साथ साथ कुछ सॉन्ग्स, अब दूसरी लैंग्वेज आ गई तो उसके सॉन्ग्स अरेंज कर सकते हैं, कुछ अच्छा सा डांस ड्रामा अरेंज हो सकता है क्लासरूम के अंदर, ठीक है, और कुछ अलग अलग एक्टिविटीज उनको दोहराना, ये सब अरेंज हो सकता है, तो इससे बच्चे ज्यादा मोटिवेट होंगे और उनको लगेगा हाँ हमें कुछ नया सीखना चाहिए। तो गाइस ये हो चुका है कंप्लीट हमारा टॉपिक मल्टीलिंगुअलिज्म का। उसके बाद आप इसको टॉपिक को ये करके फिर आप इसको खत्म कर सकते हैं एक अच्छे से कंक्लूजन के साथ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इस बार आने के इसके चांसेस हैं।
अगर ये आता है आपको ये क्वेश्चन कि आपको इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम के अकॉर्डिंग आपको बताना है, तो मेरा जो मटेरियल है वो पूरा इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम के अकॉर्डिंग ही है, तो आप ये लिखेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। आप जैसे मैंने बताया आपको प्रॉपर मीनिंग, डेफिनेशन, एवरीथिंग अगर आप ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक वीडियो आपके लिए उस पर भी बना दूंगी कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है एग्जाम, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। सो थैंक यू सो मच, होप you hope you like the video. Thank you, bye bye, take care.